कई सदियों पहले जब दुनिया में ढेरों रहस्य मौजूद थे और बहुत कम लोग ज्यादा दूर सफर कर पाते थे, तब एक नए किस्म के कलेक्शन का जन्म हुआ जो कि था कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज। इन कैबिनेट्स के अंदर कुछ भी रखा जा सकता था, जैसे कि बुक्स, पेंटिंग्स या फिर अजीबो गरीब चीजें जैसे कि यूनिकॉर्न के बाल, ड्रैगन के दांत या फिर फीजी की जलपरी। लेकिन इन सभी चीजों से जुड़ी होती थी कुछ कहानियां, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानियां। इन कलेक्शंस के अंदर बड़े बड़े योद्धाओं के कवच से लेकर छोटी छोटी चीजें जैसे कि चाबियों के गुच्छे तक भी होते थे। और ये चाबियां एक स्टोरेज रूम की होती है जहां पर लोग बेकार का सामान रखा करते थे या फिर कुछ और। तो देखते हैं हमारी पहली कहानी इसके बारे में क्या कहती है। ये कहानी है लॉर्ड 36, जिसे डायरेक्ट किया है गिलर्मो नावेरो ने। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही बूढ़े आदमी को दिखाते हुए होती है जो कि मीट खा रहा था। तभी मीट का एक टुकड़ा नीचे गिर जाता है, जिसे उठाने के चक्कर में उसकी बोरिया कट जाती है और उसकी वही मौत हो जाती है। और ये था लॉर्ड 36 का मालिक मिस्टर वॉल्मर। अब इसके बाद में हमें एक बहुत ही रूड इंसान निक से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि 24 आवर स्टोरेज नाम की एक जगह पर स्टोरेज रूम्स के ऑक्शन यानी कि नीलामी में आया हुआ था। कुछ लोग जिन्हें बैंक्स पर भरोसा नहीं होता, इन स्टोरेज हाउसेस में वो अपना कीमती सामान रखते हैं और ऐसी कीमती चीजों की आस में ही लोग स्टोरेज रूम्स को खरीद लेते हैं, जो कभी कभी तो उन्हें मालामाल कर देता है, लेकिन कभी कभी उनके हाथ लगता है बस कचरा। अब पहली बोरी लगती है लॉर्ड 36 की, जिसको निक $400 में खरीद लेता है। निक बहुत ही ज्यादा कर्जे में डूबा हुआ था और कमाई के लिए ऐसे लॉर्ड्स को खरीद कर उनका सामान वो बेचा करता था। लॉर्ड की चाबी देने से पहले स्टोरेज रूम्स का केयर टेकर एडी उसे वहाँ के पिछले ओनर की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है और बताता है कि कैसे वो 1945 से रोज एक बैग को लेकर उस यूनिट में आया करता था और अंदर 1-1.5 घंटा बिताकर वो बैग खाली करके वापस चला जाता। और अंदर जाने से पहले और बाहर आने के बाद वो अजीब तरह का डांस भी करता था। पर निक को यह लगता है कि बूढ़े लोग उम्र के साथ पागल हो जाते हैं और वो इस बात पर कोई खास ध्यान नहीं देता और यूनिट की चाबी लेकर चला जाता है। निक के बाहर जाते ही एडी के पास एक यूनिट की काफी सालों से किराएदार मिस अमेलिया किराया देने आती है, लेकिन 2 महीने तक किराया ना देने और फोन और नोटिस पर रिस्पॉन्ड ना करने की वजह से एडी को ये लगा था कि उन्होंने यूनिट छोड़ दी है और इसलिए उसने पहली यूनिट नीलाम कर दी थी जो कि निक ने खरीद ली थी। अब ये यूनिट तो निक ने खरीद ही ली थी और एडी के कहने पर अमेलिया अपनी फैमिली फोटोज और कुछ पर्सनल चीजें वापस लेने निक के पास चली जाती है। पर जैसा कि अब वो यूनिट कानूनी तौर पर निक की हो चुकी थी, इसलिए वो अमेलिया को यूनिट चेक करने से मना कर देता है, वो भी काफी रूड वे में, और फैमिली फोटोज के बदले $1000 मांगता है, जो कि काफी ज्यादा सेल्फिश मूव था। खैर मना करने पर निक अमेलिया को उस यूनिट का पुराना टूटा हुआ लॉक पकड़ाकर चला जाता है और तब अमेलिया उससे गुस्से में ये कहती है कि काश तुम नर्क की आग में जलो, और ऐसा उसको कर्ज कर देती है। खैर अब निक लॉर्ड 36 में कुछ वैल्यूएबल सामान को ढूंढने निकल जाता है और वो नोटिस करता है कि उसकी यूनिट बाकी यूनिट्स के मुकाबले काफी छोटी थी। एडी भी निक को बाहर खड़ी अमेलिया का सामान लौटाने के लिए बोलता है, लेकिन निक के मुताबिक उसका वॉर में एक कान खराब हो गया, उसकी बीबी उसको छोड़कर चली गई और जब उसने सारे नुकसान सहे हैं तो वो फायदे क्यों छोड़ दे। इस मुद्दे पर दोनों की बहस हो जाती है, पर जैसा कि निक ने उस यूनिट को कायरे से लिया था, इसलिए वो एडी को बुरा भला सुनाकर वहाँ से चला जाता है। अब शाम तक निक को लॉर्ड 36 के अंदर एक सोने का शैंडलियर, एक इंसानी बालों से बनी हुई फ्लावर्स की पेंटिंग, एक सियोन टेबल और कुछ चेयर्स मिलती हैं, जिन्हें जब वो बेचने जा रहा था तब एक इंसान उसके सर पर मारकर और कार तोड़कर कल तक $12000 लौटाने का बोलता है और चला जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि निक यहाँ पर कर्जे में डूबा हुआ था, तो शायद ये कोई वही हो सकता है। खैर तब भी अमेलिया बाहर ही खड़ी हुई थी, जिसे निक जानवरों की तरह भगाकर वापस अंदर फर्स्ट एड के लिए आ जाता है, जहाँ पर एडी उसे एक शॉप का एड्रेस देकर वहाँ ये चीजें बेचने का बोलता है। शॉप पर उस सियोन टेबल को देखते टाइम अचानक से ही उसका एक ड्रॉर खुलता है, जिसके अंदर से 3 बुक्स निकलती हैं। उन बुक्स की कीमत का अंदाजा लगाने के लिए शॉप ओनर अगाथा अपने दोस्त को बुलाती है। उसका दोस्त किताबों को देखकर शॉक्ड हो जाता है और उन्हें अनोखी बुक्स बताते हुए उससे 4th वॉल्यूम के बारे में पूछता है। वो 3 किताबों के $10,000 और चारों के आज के ही आज $3 लाख तक देने का बोलता है, क्योंकि उसके मुताबिक वो 4th वॉल्यूम सबसे ज्यादा अनोखी किताब है और उसमें ऐसे सिंबल्स और स्पेल्स हैं जिनसे एक डीमन को बुलाया जा सकता है और उसको इसी दुनिया में रोका जा सकता है। पर डीमन के साथ सौदा पूरा होते ही ये किताब और उसे बुलाने वाला इंसान दोनों ही जलकर राख हो जाते हैं और यही रीजन है कि ये किताब किसी को भी नहीं मिलती, सिवाय इसके कि उस डीमन के साथ धोखा हुआ हो और वो अपनी कीमत ना वसूल पाए और वो किताब यहीं रह जाए। निक और अगाथा का दोस्त जो
जो होता है दोनों इस किताब को ढूंढने के लिए फिर से स्टोरेज हाउस जाने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर रास्ते में अगाथा का दोस्त उसे लॉर्ड 36 के पिछले ओनर के बारे में बताता है। वो बोलता है कि पिछले ओनर की फैमिली बहुत ही ज्यादा अमीर थी और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप से अमेरिका आकर सेटल हो गई। वो फैमिली बुरे लोगों के लिए हथियार बनाया करती थी और उस यूनिट का आदमी बहुत ही लालची था जिसने सारी दौलत जुए में उड़ा दी थी। जिसके बाद उसने शैतान के पुजारियों से दोस्ती कर ली और एक डीमन को समन करके अपनी बहन डॉटी वॉलमर के शरीर में उसको जगा दे दी थी। और ये केस उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा प्रचलित हुआ था, पर निक इस स्टोरी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं शो करता, उसको सिर्फ पैसों से मतलब था। अब यूनिट में किताब को ढूंढते टाइम यानी कि 4th वॉल्यूम को ढूंढते वक्त डॉटी वॉलमर की मिसिंग की कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स भी मिलती हैं। वो लोग नोटिस करते हैं कि यूनिट की एक दीवार खोखली थी और इसलिए ही वो यूनिट इतनी छोटी थी। वो उस दीवार को खोलते हैं और अंदर बहुत ही तेज गंदी बदबू आ रही थी। अगाथा का जो दोस्त होता है वो शैंडलियर्स में कैंडल्स लगाकर उसको जला देता है ताकि बुरी शक्तियां उनसे दूर रहे और निक को किसी भी चीज को छूने से या फिर किसी भी चीज का सामना हो तो उससे नजरें मिलाने से मना करता है। अब अंदर उन्हें दीवारों पर हर जगह जीसस क्राइस्ट की मूर्तियां लगी हुई मिलती है, यानी कि यहाँ पर पक्का कुछ ना कुछ शैतानी कैद है। खैर रास्ते के अंत में उनको कमरे के अंदर एक सर्कल के अंदर लॉर्ड के पिछले ओनर की बहन यानी कि डॉटी वॉलमर पड़ी हुई मिलती है। जी हाँ, इसका पूरा शरीर सड़ चुका था, पूरा खोखला हो चुका था और बाल जमीन से चिपके हुए थे और उसका मुंह पूरा का पूरा खोखला हो चुका था, जिसके अंदर हम डीमन को हिलता हुआ देख पाते हैं जो कि कोई ऑक्टोपस टाइप का क्रीचर होता है। और जैसा कि रूमर्स थे कि उसके भाई ने उसकी बॉडी के अंदर डीमन को रख दिया था और शायद से उसने उसको अंदर से खा लिया होगा और वहीं पर रह गया। और मुझे लगता है कि डॉटी के ब्रदर यानी कि जिसने ये सारा काम किया था वो जानता था कि यहाँ पर क्या कैद है और शायद से इसलिए ही उसने यहाँ पर ये नई दीवार बनवा दी थी जिसके चलते कोई भी इस जगह को ढूंढ ना पाए। खैर वहाँ पर उन्हें उन बुक्स का 4th वॉल्यूम भी रखा हुआ दिखता है और अगाथा का दोस्त निक को सर्कल की लाइन पर जाने से मना करता है, लेकिन उस किताब को लेने के लिए निक लाइन के पार चला जाता है जो कि मेरे ख्याल से किसी सियोन्स की लाइन होती है। और तभी वो डीमन अचानक से ही डॉटी के मुंह से निकलकर सीधा अगाथा के दोस्त को खा लेता है और वो किताब भी जलकर राख हो जाती है, यानी कि ये डीमन यहाँ पर पक्का किसी नए शिकार का वेट कर रहा था। अब वो डीमन निक के पीछे लग जाता है और निक भागता हुआ स्टोरेज हाउस की गेट पर पहुंच जाता है, लेकिन उसका जो गेट था वो बाहर से लगा हुआ था। लेकिन तभी अमीलिया गेट पर आ जाती है और निक उससे दरवाजा खोलने को बोलता है, लेकिन अमीलिया निक के गिड़गिड़ाने के बावजूद भी उसके लिए दरवाजा नहीं खोलती और उसी के दिए हुए टूटे ताले को गेट पर लटका कर चली जाती है। यहाँ पर निक को डीमन खा लेता है और स्टोरेज हाउस की लाइट्स ऑफ होने के साथ ही कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज का पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो वही देखो, पहली कहानी के अंदर हमको यही दर्शाया गया है कि जो आप करोगे वही आपको भोगना पड़ता है, यानी कि जो आप बोओगे वही आपको काटना होगा। निक ने अमीलिया के साथ में बुरा किया, इसलिए निक का अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ। दूसरे एपिसोड यानी कि दूसरी कहानी का नाम है द ग्रेवयार्ड रैट्स और इसके डायरेक्टर है विंसेंजो नटाली। कुछ इंसान ताबूत में दफन लाशों को लूट कर पैसे कमाते हैं और ये एपिसोड उसी के ऊपर बेस्ड है। कहानी की शुरुआत होती है सेलम मैसाचुसेट्स में एक ग्रेवयार्ड के अंदर। हम ग्रेवयार्ड के अंदर दो ग्रेव डिगर्स यानी कि थीव्स को देखते हैं जो कि लाश को लूट कर ले जा रहे होते हैं कि तभी एक इंसान गन दिखाकर उनसे उनका बैग ले लेता है और खुद को ग्रेवयार्ड का रखवाला बताकर उन्हें पुलिस की धमकी देकर भगा देता है। इस इंसान का नाम होता है मसाओ, जो कि खुद एक ग्रेव्स का लुटेरा था और वो उन्हें भगाकर खुद लाश को लूटने चला जाता है। लाश के मुंह में एक सोने का दांत होता है जिसे निकाल कर वो गलती से कब्र में गिर जाता है और उस दांत को ढूंढते हुए उसके हाथ में एक चूहा काट कर चला जाता है। बात करें मसाओ के बारे में तो वो पहले एक अमीर इंसान हुआ करता था, लेकिन एक बार जुए में हारने की वजह से उस पर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया था जिसको चुकाने के लिए वो कब्रों को लूटा करता था, यानी कि लोगों की लाशों से वो कोई ना कोई कीमती चीज लूटा करता। अब मसाओ अपने कर्ज की किश्त जमा करने के लिए जाता है जहाँ पर उसका चुराया हुआ सामान किश्त के मुकाबले काफी कम था और जो इंसान उससे किश्त लिया करता था उसका नाम हैंस होता है। अब मसाओ हैंस को इसकी वजह कब्र में मौजूद अलग अलग देशों से शिप से सेलम आए हुए चूहों को बताता है जो कि कब्रों से कीमती चीजों को जमीन के नीचे ले जाते हैं। मसाओ बताता है कि जमीन में बिछी हुई गुफाओं के जाल हैं जिसे ब्लैक चर्च कहा जाता है। वहाँ पर ऐसी शक्तियों की पूजा होती है जिनका नाम लेना भी बहुत बड़ा गुनाह है,
इन्हीं ब्लैक चर्चिज में चूहे सारा कीमती सामान ले जा रहे हैं। मसाओ कर्ज वापस करने के लिए थोड़ा और समय मांगता है, पर उसको किश्त देने के लिए हैंस यहाँ पर बस 1 हफ्ते की मोहलत देता है। खैर मसाओ अब और सामान ढूंढने के लिए एक मॉर्चुरी के अंदर जाता है, जहाँ का केयर टेकर डोली उसे लाशों को देखने के बदले में डेविल्स एलेक्सा मांगता है, जो कि मसाओ उसको दे देता है। असल में ये एक प्रकार का मैजिकल पोशन होता है, या फिर एक मैजिकल दवाई आप कह सकते हो। खैर अब कुछ डेड बॉडीज के अंदर उसको कुछ नहीं मिलता, लेकिन तभी उसको एक शिपिंग मर्चेंट की बेशकीमती लाश मिलती है, जिसके दांतों में सोने की फीलिंग्स थी। पर डोली मसाओ को उस लाश को हाथ लगाने से ही मना करता है, क्योंकि इससे लोगों को उनके धंधे के बारे में पता चल सकता था। तभी उस मर्चेंट की वाइफ अपने हस्बैंड को देखने के लिए आ जाती है और मसाओ और डोली वहाँ पर छुप जाते हैं। मर्चेंट की वाइफ अपने हस्बैंड को उनके सारे मेरल्स और किंग जॉर्ज की दी हुई तलवार के साथ दफनाने का बोलती है, जिसे सुनकर मसाओ के मुंह में पानी आ जाता है और वो नाचते हुए अपने रूम पर चला जाता है। मसाओ को लेकिन अब बस एक बात की चिंता थी कि कहीं उससे पहले ही चूहे आकर उस लाश से सामान को गायब न कर दे। अब बेड पर बैठे हुए मसाओ को ऊपर सीलिंग से एक चूहे की पूंछ लटकी भी दिखाई देती है, जिसे खींचने पर ढेर सारे चूहे उसके ऊपर गिर जाते हैं, लेकिन ये बस मसाओ का एक बुरा सपना था। शिपिंग मर्चेंट के फ्यूनरल के बाद में मसाओ उसकी कब्र को खोदकर सामान निकालने के लिए जैसे ही कॉफिन खोलता है तो उसे लाश गायब मिलती है, जिसे कुछ चूहे एक सुरंग से कहीं पर लेकर जा रहे थे। मसाओ ये सोचता है कि अगर उसने कर्ज नहीं चुकाया तो उसे भी कॉफिन में ही दफना दिया जाएगा, जिससे हमको पता चलता है कि वो अंडरवर्ल्ड के लोगों के लिए काम कर रहा था और उन्हीं से उसने वहाँ पर कर्ज लिया था। खैर इसी डर से मसाओ उन चूहों के पीछे उस सुरंग में चला जाता है, जहाँ पर उसे बहुत सी सुरंगों का जाल दिखता है। अब जाते हुए उसके आंख में एक लकड़ी चली जाती है और गुस्से में मसाओ उस लकड़ी को खींच देता है, जिससे पूरी सुरंग धंस जाती है और मसाओ उसके अंदर ही दब जाता है। अब हम सभी को ये लगता है कि यहाँ पर मसाओ की कहानी खत्म हो गई है, लेकिन तभी वो उन पत्थरों के बीच से निकलकर फिर से चूहों को कोसते हुए उनका पीछा करने लगता है। तभी बहुत सारे चूहे उसे काट देते हैं और मसाओ गुस्से में उन पर गोलियां चला देता है। तभी हमें एक बहुत बड़ा चूहा दिखाया जाता है, जो कि मसाओ के पीछे लग जाता है। इसी भगदड़ के अंदर मसाओ एक सुरंग से होता हुआ बहुत सारी हड्डियों के ढेर पर जा गिरता है। मसाओ अब उन स्केलेटन्स के ऊपर बहुत ही बेशकीमती सामान को नोटिस करता है और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसे किंग जॉर्ज की तलवार भी मिल जाती है और ये वही ब्लैक चर्च होता है जिसके बारे में शुरुआत में जिक्र किया गया था। यहाँ पर ब्लैक चर्च के गॉड और वी कैन से कि डीमन की मूर्ति भी बनी हुई थी। आई मीन यहाँ पर जो भी चूहे या फिर लोग इसकी इबादत करते होंगे उसके लिए तो ये गॉड ही है। खैर तभी मसाओ की नजर एक स्केलेटन के गले के सुंदर लॉकेट पर पड़ जाती है और वो उसे निकाल लेता है, लेकिन तभी वो स्केलेटन जिंदा होकर ये बोलता है कि ये मेरा है, और ऐसा बोलते हुए वो मसाओ के पीछे लग जाता है। मसाओ बहुत ही अजीब सी सुरंगों से होते हुए बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है और जीसस क्राइस्ट से उसको बचाने के लिए प्रे करने लगता है। तभी स्केलेटन और बड़ा वाला चूहा दोनों वहाँ पर आ जाते हैं। तभी मसाओ एक पेड़ की रूट को खींच देता है, जिससे कि पत्थर खिसक कर उस चूहे पर गिर जाते हैं और वो मारा जाता है, पर स्केलेटन अभी भी मसाओ के पीछे था। तभी मसाओ को एक तरफ से रोशनी आती हुई दिखाई देती है। अब मसाओ जो होता है वो जीसस क्राइस्ट को शुक्रिया बोलता है और खुद को मोटिवेट करते हुए उस तरफ जाने लगता है। लेकिन रास्ते के एंड में जाने पर हमको ये पता चलता है कि वो रोशनी असल में मसाओ की टॉर्च की थी और एक कॉफिन की प्लेट पर पड़ने से जो रिफ्लेक्शन आ रही थी ये वही थी, और उस प्लेट पर यह लिखा हुआ था कि रेस्ट इन पीस, और इसी के साथ में सारे चूहे मसाओ को काट लेते हैं। अब आपको याद होगा कि मसाओ ने 2 ग्रेव डिगर्स को भगा दिया था, तो यहाँ पर जब वो उस कॉफिन को खोलते हैं तो उन्हें मिलती है मसाओ की लाश। जी हाँ, यानी कि उनको भगाने वाला खुद ही एक लाश बन गया। अब वो जो लॉकेट मसाओ के पास में था, ये दोनों ग्रेव डिगर्स उसको निकालने लगते हैं, लेकिन तभी मसाओ के मुंह से ढेर सारे चूहे निकलने लगते हैं। इसी के साथ में ये एपिसोड 2 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी द कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज के पहले 2 एपिसोड्स की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी।